3 शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन इन एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अब हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था, क्या कि जब शुरू में साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को डिस्कवर करना शुरू किया तो देयर वर अप्रोक्सीमेटली 2000 पैटर्न्स जो उन्होंने बनाए टू गिव द क्लासिफिकेशन। बहुत सारे पैटर्न्स जो थे वो कम एलिमेंट्स को लेके थे, जिनके लिए पैटर्न्स रियली रिक्वायर्ड भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स बहुत कम थे, हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को याद करना इजी था। ठीक है, सो इनिशियली 31 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, फिर धीरे धीरे डिस्कवरी फास्ट होती गई और एलिमेंट 63 हो गए एंड एज इट नाउ हम लोग 140 एलिमेंट्स जो हैं उनको पढ़ रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स मैन-मेड भी हैं। ठीक, नाउ जब इसकी क्लासिफिकेशन शुरू हुई, जब 63 एलिमेंट्स हो गए तो साइंटिस्ट को लगा कि नहीं, 63 एलिमेंट्स की हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को मेमोराइज करना और हर एक एलिमेंट के बारे में जानना और याद रखना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता जा रहा था। तो उन्होंने पैटर्न्स बनाने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले जो पैटर्न बनाया था वो डॉबिनर ने। डॉबिनर ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन 3। ट्राइआड का मतलब क्या होता है, इन अ ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, सो 3 में जब उसने किया तो व्हाट डिड ही डू कि फर्स्ट, और उसने एक अज्यूम करा कि जो सेंटर वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड। ओके, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड। द फर्स्ट ट्राइआड वाज दैट ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, जिसमें लिथियम का 7 था और पोटेशियम का 39। तो अगर हम इसका एवरेज ले 39 प्लस 7 और डिवाइडेड बाय 2 करें तो 23 आ जाता है। और सोडियम का अदरवाइज भी मास जो था 23 था। तो प्रेडिक्टेड मास जो डॉबिनर ने दिया और ओरिजिनल मास दोनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम थी। सो ये वाला ट्राइआड जो था वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, सेकेंड ट्राइआड जो उसने दिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, बेरियम का 137 होता है। तो कैलकुलेटेड एटॉमिक मास इसका कितना हो रहा है, दैट इज 88.5 और ओरिजिनली उसका मास कितना होता है 88। सो देयर इज हार्डली 0.5 का डिफरेंस। सो दैट वाज ऑलमोस्ट एक्यूरेट। थर्ड जो आया, थर्ड में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ट्राइआड दिया। क्लोरीन का 35.5, आयोडीन का 127 और जब एवरेज निकाला तो क्या आ रहा है 81.25 और कितना होता है अदरवाइज ब्रोमीन का, इट इज इक्वल टू 80। सो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस ऑफ 1.25 जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। पर ट्राइआड्स की स्टोरी जो थी वो यहीं तक खत्म होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड था जो कि डॉबिनर ने किया था और वो हिट एंड ट्रायल मेथड बाकी एलिमेंट्स के साथ कंपनसेट या बाकी एलिमेंट्स के साथ अप्रोप्रिएट फाइंड नहीं हुआ। ठीक है, फिर और एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक बेटर मेथड यूज किया गया जो कि डिस्कवर किया था न्यूलैंड ने और उसको हम बुलाते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या बोलता है, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन सच अ मैनर कि फर्स्ट एलिमेंट और एथ एलिमेंट दोनों की जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी। फर्स्ट एलिमेंट और एथ एलिमेंट दोनों की प्रॉपर्टी जो थी दैट वाज सेम। ठीक है, सो जस्ट लाइक ऑक्टेव, हम इसको क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि साउंड ऑफ म्यूजिक को भी हम लोग ऑक्टेव बुलाते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा आ जाता है तो एथ इज सा अगेन। उसी तरह से यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट और एथ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती है। तो ऑक्टेव्स में उसका फर्स्ट आ जाता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। और हमने क्या बोला था कि जो नोबल गैसेस हैं उनको डिस्कवर नहीं किया गया था। ठीक है, सो उसके बाद सोडियम, सोडियम और लिथियम की जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड देन एथ। तो फर्स्ट और एथ की प्रॉपर्टी सेम हो गई। फिर आ गया एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, और पोटेशियम एंड कैल्शियम।
सो अगेन सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज सेम आ जाएंगी, मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टीज सेम आ जाती हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज भी सेम है, बोरोन एल्यूमिनियम की भी सेम है। तो आप कहीं से भी काउंटिंग शुरू करोगे तो 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हमेशा सेम होगी। अगर सपोज हम बोरोन से काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो बोरोन एंड एल्यूमिनियम both they are going to have the same properties, right? पर न्यूलैंड लॉ ऑफ कॉकटेल्स जो था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही उसने डिस्कवर किया, उससे आगे वो कंफ्यूज हो गया और उसने उससे आगे कुछ भी पेपर्स में पुट फॉरवर्ड नहीं किया। ठीक है, फिर थर्ड जो था वो लॉथरमेयर ने एक अरेंजमेंट दिया था, चलो पहले मैंडलीव का पढ़ लेते हैं। मैंडलीव ने एक लॉ दिया which was known as Mendeleev's periodic law। इस दौरान तक काफी एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे। सो Mendeleev's periodic law में उसने क्या बोला कि the properties of elements are a function of their atomic weights, are a function of their atomic weights। और इसने पूरे के पूरे जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर हुए थे उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स में क्या कर दिया, डिजाइन कर दिया या पैटर्न बना दिया उसका, या आप बोलो अरेंज कर दिया, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, पर मैंडलीव से पहले एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, लॉथरमेयर। लॉथरमेयर और मैंडलीव के दोनों की डिस्कवरीज जो थी ऑलमोस्ट सेम थी। लॉथरमेयर ने इसी पूरे प्रिंसिपल को लेके एक पीरियोडिक टेबल तैयार किया था और वो पुट करने वाला था, पेपर्स अपने सबमिट करने वाला था, पर उससे पहले ही मैंडलीव ने पेपर सबमिट कर दिए। इसलिए हम इस लॉ को पढ़ते हैं बाय द नेम ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में हमने क्या किया था, इट इज अरेंज्ड इन हाउ मेनी ग्रुप्स इन हाउ मेनी पीरियड्स, इट इज 6 periods and 8 groups। So let's go on to Mendeleev's periodic table once again। The entire table करने की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मोस्टली इसमें सक्सेस और ड्रॉबैक ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हमें क्वेश्चंस में आती है। ठीक है, सो मैंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था हम बोल रहे हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 6 periods and how many groups, 8 groups। और 8 ग्रुप्स में भी सब ग्रुप्स वर प्रेजेंट, हर एक ग्रुप में 2 सब ग्रुप्स प्रेजेंट थे, राइट। अब इसने एक जो इसने नोबल गैसेस पहले डिस्कवर नहीं हुए थे, जब मैंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया तो नोबल गैसेस भी डिस्कवर हो गए। तो नोबल गैसेस में उसने जो नोबल गैसेस थे उसको पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले जगह दी, कहां पे, इन द 0। ठीक है, इन द 0 ग्रुप। सो लेट्स राइट डाउन द सक्सेस ऑफ Mendeleev's periodic table। Success of Mendeleev's periodic table. The first success was that it gave us the systematic study of elements। अब उसने एक क्या बोलते हैं उसको कि एक पैटर्न बना दिया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको अरेंज कर दिया इन प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर। अरेंज करा कैसे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स। ओके, सो उसे जब उससे अरेंज कर दिया तो जो इसकी स्टडी की एलिमेंट्स की और प्रॉपर्टीज की वो काफी हद तक सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया।
सेकेंड जो इसका था करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे पीरियोडिक टेबल में जिनके एटॉमिक मासेस गलत थे, पर जब उनको अरेंज करा गया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया गया था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बेरिलियम का कितना था 13.5 प्रेडिक्टेड, बेरिलियम का 13.5 था, बट अकॉर्डिंग टू द टेबल इट वाज करेक्टेड टू 9। उसी के साथ साथ मेनी अदर एलिमेंट्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इन सब के एटॉमिक मासेस में चेंजेस की गई अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देन थर्ड सक्सेस इसकी थी प्रेडिक्शन ऑफ new elements, right? Mendeleev, as we discussed कि Mendeleev जो था वो अपने पीरियोडिक टेबल को लेके इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था कि जो उसने बनाया वो सब कुछ ठीक है। उसके बेसिस पे उसने कुछ खाली जगह भी छोड़ दी, और उस खाली जगह पे उसने क्या बोला कि जो एलिमेंट्स कल को डिस्कवर होंगे उन एलिमेंट्स को हम उसमें प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उसने सिलिकॉन के बाद जगह छोड़ दी और नाम दे दिया एका सिलिकॉन। एका मींस नेक्स्ट टू सिलिकॉन, तो सिलिकॉन से नेक्स्ट जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ दैट वाज यूरेनियम, और उसकी प्रॉपर्टीज जो थी वो सिलिकॉन के तरह ही थी, राइट? फिर नेक्स्ट एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बाद की जगह भी उसने खाली छोड़ दी। एका एल्यूमिनियम का उसके बाद डिस्कवर किया गया एलिमेंट गैलियम। ठीक है, और गैलियम हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। सो ये मेंडलीव की सक्सेस थी, पर मेंडलीव पीरियोडिक की बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, और वो जो ड्रॉबैक्स थे वो सक्सेसेस से ज्यादा थे। तो जब हम ड्रॉबैक देखते हैं, drawbacks, the first drawback of Mendeleev's periodic table was position of hydrogen. Position of hydrogen. Position of hydrogen में क्या बोला उसने कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर है टू द फर्स्ट ग्रुप और वो सिमिलर है टू द हेलोजेंस। तो हाइड्रोजन को हेलोजन की जगह भी रख सकते हैं और हाइड्रोजन को कहां रख सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप के साथ भी रख सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को वो जस्टिफाई नहीं कर सका। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंड, बहुत सारे उसके टेबल में एनॉमलस पेयर्स थे, बहुत सारे उसके टेबल में एनॉमलस पेयर्स थे। एनॉमलस पेयर्स का मतलब क्या हुआ कि दो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, फिर भी उसने उनको इकट्ठे रखा। कौन कौन से थे वो पेयर्स? फॉर एग्जाम्पल आर्गन और पोटेशियम। आर्गन तो नोबल गैस है, और पोटेशियम क्या है? पोटेशियम क्या है? एल्कली मेटल। ठीक है, एनॉमलस पेयर्स में एटॉमिक वेट्स में भी अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो आर्गन का वेट कितना होता है? 39.9, और पोटेशियम का वेट कितना होता है? 39.1, राइट। अब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंगली तो उसको क्या करना चाहिए था? पोटेशियम को पहले रखना चाहिए था, आर्गन को बाद में रखना चाहिए था, पर उसने पीरियोडिक टेबल में क्या किया?
पहले उसने किसको रखा, आर्गन को, और फिर उसने लिखा पोटेशियम को। क्यों? क्योंकि आर्गन जीरो ग्रुप में है और जीरो ग्रुप पहले आता है एज कंपेयर टू द फर्स्ट ग्रुप। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में था, ठीक है। ऑल्सो अनदर पेयर वॉज दैट ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट का जो वेट है और निकल का जो वेट था 58.6। सो कोबाल्ट को उसने पहले रखा और निकल को उसने बाद में रखा। सो दिस वाज अनदर वेरी वेरी बिग ड्रॉबैक व्हिच हैड टू गिव सम आइडिया कि अब नेक्स्ट हमको एक और पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी करनी जरूरी थी, ठीक है। थर्ड क्या था इसका ड्रॉबैक? ही कुड नॉट एक्सप्लेन द position of isotopes, ठीक है। isotopes क्या होते हैं? all those atoms of same elements having same atomic mass but different atomic number, same atomic number but different atomic masses. So isotopes were all those atoms having डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसने तो अरेंज करा था पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ मासेस। मासेस अगर डिफरेंट हैं तो उसकी प्लेसमेंट भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो आइसोटोप्स के मासेस अलग अलग थे। तो आइसोटोप जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन में प्रोटियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्रिटियम का 3, ठीक है। सो उन तीनों में फिर क्या होना चाहिए था? तीनों की प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू मेंडलीव अलग अलग होनी चाहिए थी, पर ऐसा तो नहीं हुआ ना। उसने हाइड्रोजन को तो एक ही जगह दी है। सो दैट इज व्हाई ये भी एक मेजर ड्रॉबैक था कि एटॉमिक मासेस के बेसिस में क्या कर सकते थे हम? अरेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि आइसोटोप्स एक बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल उसके बीच में आ गया था, ठीक है। फोर्थ जो है दैट इज सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड and dissimilar elements. Similar elements are separated while dissimilar elements are placed together. So क्या किया उसने कि सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग कर दिया और डिसिमिलर एलिमेंट्स को इकट्ठे कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से थे? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को उसने ग्रुप कर दिया किसके साथ? कॉपर के साथ। सो लिथियम और हाँ, जबकि कॉपर, गोल्ड और सिल्वर की कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ। ये भी एक बड़ा ब्लो था इसके टेबल को, राइट। और देन मेंडलीव कुड नॉट एक्सप्लेन the cause of periodicity. Could not explain the cause of periodicity. ठीक है। periodicity क्या होती है? recurrence of similar properties after regular interval of times. उसको हम periodicity बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। तो वो उसको periodicity को explain नहीं कर सकता था। और लास्ट उसने कोई भी जगह नहीं दी लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को। No place was given to lanthanoids and ठीक है, no place was given to lanthanoids or actinides. Now depending upon so many drawbacks, successes उसके 3 हैं और drawbacks कितने हैं? 6, डबल, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज ड्रॉबैक, तो नए साइंटिस्ट ने फिर से रिसर्च शुरू कर दी कि मेंडलीव ने जो बोला है, जो पीरियोडिक टेबल दिया है वो गलत है। रिसर्च दोबारा शुरू हुई और नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल जो था दैट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट मुस्लीम। एटॉमिक नंबर एंड periodic table.
मूसली ने जो पीरियोडिक टेबल दिया उसमें उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। और उसने एक लॉ भी दिया which is known as the modern periodic law. Modern periodic law क्या बोलता है ये लॉ? ये लॉ बोलता है that the properties of elements are a periodic function of their atomic numbers, and non-atomic masses. इसके लिए इसने एक्स-रे रिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी करे बहुत सारे एलिमेंट्स के और एक फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप दिया अंडर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए z minus b, ठीक है, where a and b are constants, nu is the frequency and z is the atomic number. Now when इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली वेरियस ग्राफ प्लॉट किए गए और उन ग्राफ्स को जब स्टडी किया गया तो अंडर रूट ऑफ न्यू का z के साथ जो ग्राफ था दैट केम एज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो मतलब इसका क्या हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर से। अब जो मेंडलीव ने बोला था एटॉमिक मास वो टोटली मूसली ने रूल आउट कर दिया और उसने अपना एक नया पीरियोडिक टेबल दिया which was known as the modern periodic table. Modern periodic table जो था that was based on the electronic configurations और उसको मेमोराइज करना बहुत इजी था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी पॉलीज वगैरह ने उसके लिए प्रिंसिपल दे दिए हुए थे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अच्छे से पढ़ चुके थे, ठीक है। उसके बेसिस पे जब इसने अपना पीरियोडिक टेबल दिया तो ही कैटेगराइज्ड या डिवाइडेड द पीरियोडिक टेबल इनटू 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, ठीक है। ईच पीरियड में हम कौन सा क्वांटम नंबर भरेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो लेट्स डू द पीरियोडिक टेबल। 1 2 3 4 5 7 periods। बी कैसे था? ओके, चल बी यहीं पे तुमने करा था कल, याद मेरा। और 18 ग्रुप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 18 ग्रुप्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अगर बोल रहे हैं ऐसे अलग वैसे ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करो, ऐसे नहीं आएगा। जब पीरियोडिक टेबल में हम लोग ग्रुप्स बोल रहे हैं तो ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ कि हम पीरियड्स बोल रहे हैं तो पीरियड्स इसमें क्या होंगे? हॉरिजॉन्टल रोज। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट शेल भरते हैं हम, n is equal to 2, n is equal to 3 and so on. So first period में हम फर्स्ट शेल भर रहे हैं, प्रिंसिपल शेल, सेकेंड में सेकेंड और उसी तरह से हमने 7 तक जाना है, ठीक है। फर्स्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है s और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए जो फर्स्ट पीरियड है उसके पास क्या है? कितने एलिमेंट्स? ओनली 2 एलिमेंट्स, ठीक है। सो इट हैज ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसने नोबल गैसेस को लास्ट में डाला है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। सो इफ यू रिमेंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1 एंड हीलियम का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 2, ठीक है। सेकेंड में हम जाते हैं तो सेकेंड में हम भरेंगे 2s
2p, 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। So टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 8. Okay, so 8 elements in the second group. Now when we talk of second group, तो हम D नहीं भरते हैं, सिर्फ 2s और 2p भरते हैं। इसलिए सेकेंड ग्रुप में थर्ड से लेके 12 तक के जो ग्रुप्स हैं ये खाली रहते हैं। 3 से 12 तक कोई भी एलिमेंट सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट आ गया लिथियम, सेकेंड बेरिलियम, उसके बाद आई एम सेइंग कि थर्ड से लेके 12 तक खाली है। 13th में आएगा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, सो सेकेंड पीरियड में हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी हैव? 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है सेकेंड पीरियड में। थर्ड पीरियड में चलते हैं, थर्ड में भी 8 ही प्रेजेंट है, क्योंकि जब हम थर्ड भरते हैं तो 3d हम भरेंगे जब पहले 4s भरते हैं, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल? ऑफ बोर। ठीक है, सो थर्ड में भी हमारे पास सोडियम, क्लियर, मैग्नीशियम, अगेन 3 से लेके 12 तक खाली, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अब हम इसके बाद जब फोर्थ पीरियड में जाएंगे तो हम डी भरना शुरू करेंगे, पर अभी हम डी नहीं भरते, हम सिर्फ एस और पी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डी की जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, डी को क्योंकि याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, नेक्स्ट आ गया यहाँ पे पोटेशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या आता है? कैल्शियम, गैलियम, यूरेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। राइट, फिर नेक्स्ट फिफ्थ में रुबीडियम, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम, इंडियम, यूरेनियम के नीचे क्या आता है? टिन, एंटीमनी, टेलूरियम, आयोडीन, जिनॉन। ठीक, फिर सीजियम, बेरियम, और इंडियम के बाद थैलियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेटाइन, रेडॉन। सो सिक्स्थ पीरियड तक हमने एस और पी भरे हैं। जब हम सेवेंथ पीरियड में जाते हैं तो सेवेंथ पीरियड के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। सो सेवेंथ पीरियड में हम एक पढ़ते हैं फ्रांसियम और एक हम पढ़ते हैं रेडियम, फ्रांसियम एंड रेडियम। अब इस तरह से अगर आप पीरियोडिक टेबल को लर्न करोगे तो पीरियोडिक टेबल को लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है ना, बिकॉज देयर इज नो राइमिंग, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेमोराइज इन पीरियड्स। तो हम क्या करते हैं, हम पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स में लर्न करते हैं। हमने क्या पढ़ा कि हर एक जो ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टी सेम है। अगर हम ये ग्रुप 1 कर रहे हैं तो ग्रुप 1 में सबकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, ग्रुप 2 कर रहे हैं तो ग्रुप 2 में सबकी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, एंड सो ऑन। बोरोन से लेके भी आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज सेम राइट। अब कुछ पीरियड्स तो हैं जिनको आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो, सॉरी ग्रुप्स, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला ग्रुप अगर आप देखो तो फर्स्ट में हाइड्रोजन आ गया,
राइट। तो इसको आप कैसे लर्न करोगे? ली ना करे रब से फरियाद, फ्रांसियम है ये। ओके, ली ना करे रब से फरियाद। सो लीना इज Li, सोडियम ना करे रब से फरियाद। ठीक है। उसी तरह से एक और बड़ा मजेदार सा इसमें है, उससे टेपो जो कि तुम बहुत ज्यादा करते हो, उससे टेपो। ठीक है। सो आप ऑक्सीजन फैमिली को भी इजीली याद रख सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें सारों का बताऊंगी कि आपने सबको किस तरह से लर्न करना है। सो दो मैंने आज बता दिए, सो दैट आप पहले दो को ही याद करो, लीना करे रब से फरियाद और उससे टेपो। ये तो कभी नहीं भूल सकता भूल जाओगे? नहीं भूल सकते। सो अब हम थोड़ा सा कैरेक्टराइजेशन करते हैं। इन दो को मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, फिर आपको नेक्स्ट का मेमोराइज कराऊंगी। ठीक है। सो जब हम लोग ये दोनों ग्रुप्स कर रहे हैं और डी ब्लॉक हमने नहीं करा, इसके एक जो इसकी बहुत बड़ी सक्सेस थी कि इसने लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की पोजीशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। इतने एलिमेंट्स एक ही पीरियोडिक टेबल में डालना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था, तो उसने क्या किया कि लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को अलग जगह दिया। फिलिंग हम उसी तरह से करते हैं जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और फिलिंग हम उसी तरह से करेंगे कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स में हम इसको करें। ठीक है। पर क्या किया हमने तो नहीं किया, बेचारे मूसली ने क्या था, दो बिल्डिंग्स उसने और बना दी, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो बेसिकली उसने पूरा पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई करा इनटू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। सो फर्स्ट S block elements, second P block elements, third D block elements, and fourth N block. According to his periodic table, the extreme left, that is the S block. ठीक है। सो एस ब्लॉक के पास सिर्फ दो ही ग्रुप्स प्रेजेंट है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, राइट। और पी ब्लॉक के पास 13 to 18, डी ब्लॉक के पास 3 to 12, और एफ ब्लॉक जो है उसको सेपरेटली एक जगह दे दी गई, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है। अब कैटेगराइजेशन इसकी हम कैसे करते हैं? एस ब्लॉक में सिर्फ एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, राइट। सो NS1 NS2। उसी तरह से पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा? इट विल एंटर द पी सबशेल। सो पी में कितने ऑर्बिटल्स थे? 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स, और कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। फिर उसके बाद डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा? इन द डी सबशेल, इन द डी सबशेल। अब इनको उसने नाम भी अलग अलग दिए, जैसे एफ ब्लॉक को लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दिया है, उसी तरह से एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली इसने बुलाया क्या? representative elements. Collectively it was known as representative elements. D block को उसने बुलाया
ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक आप देख रहे हो एस और पी के सेंटर में डी ब्लॉक को रखा गया है, तो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज। तो जो डी ब्लॉक है वो प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है फ्रॉम एस टू पी, ठीक है, इसीलिए उसका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखा गया है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज को लेके जा रहा है फ्रॉम एस टू पी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को नाम दिया गया inner transition elements. They were known as inner transition elements. The entire periodic table had metals, non-metals and metalloids. Initially जब categorization करी गई थी elements की, तो elements को सिर्फ दो में डिवाइड किया गया था, one was metals and the other one was non-metals. Slowly and gradually देखा गया कि metals और non-metals के अलावा कुछ और भी elements हैं जो मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं और कुछ नॉन मेटल्स की भी शो करते हैं, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली मेटलॉइड्स वाज द सब्सटेंस जिसकी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। अब जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो एक्सट्रीम राइट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स ओनली कंसिस्ट ऑफ मेटल्स। S block elements will always only consist of metals, मतलब lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Francium over here is radioactive. तो इसकी केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ पाते। रेडियोएक्टिव हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, क्या होता है जो डिसइंटीग्रेट हो जाता है छोटे उसमें ना, सो इसकी प्रॉपर्टी हम नहीं पढ़ पाते। फिर उसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे मेटल्स हैं। Radium is again radioactive, right? Whereas when we are talking of the P block में सब है। It consists of non-metals, it consists of metals, it will also consist of metalloids, right? So metals जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, there are very few metals in this. Tin is a metal, lead is a metal, बिस्मथ इज अ मेटल, और इसमें पोलोनियम और एस्टेटाइन ये दोनों रेडियो एक्टिव। पोलोनियम एंड एस्टेटाइन बोथ आर रेडियो एक्टिव। टेलुरियम ऑल्सो शोज इन सर्टन बुक्स, टेलुरियम इज टेकन एज अ मेटल, इन सर्टन इट इज टेकन एज अ मेटलॉइड, राइट? सो यू कैन टेक इट एज अ मेटल ओवर हियर। अब मेटलॉइड्स जब हम लोग आते हैं तो मेटलॉइड्स में आ गया एंटीमनी, बिस्मथ भी काफी उसमें मेटलॉइड की तरह ही लेते हैं, सो इसको भी आप शेड कर दो। बिस्मथ इज ऑल्सो अ मेटलॉइड। देन यूरेनियम इज ऑल्सो अ मेटलॉइड, ठीक है। यहां पे गैलियम और इंडियम दे ऑल्सो शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स ओनली। बाकी जितने भी हैं दे ऑल आर नॉन मेटल्स। इवन एल्यूमिनियम इज अ मेटलॉइड। एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अ मेटलॉइड। सारे नोबल गैसेस नॉन मेटल्स हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ मेटालिक कैरेक्टर शो करता है, सिर्फ लस्टर वैसे है नॉन मेटल, राइट? तो ये सारे नॉन मेटालिक हो गए, ये सारे नॉन मेटालिक हो गए, ये भी नॉन मेटालिक, ये भी नॉन मेटालिक, और बोरोन भी नॉन मेटालिक। सो पी ब्लॉक जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे वर्सेटाइल ग्रुप है। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? जिसपे सारे टैलेंट्स हो, जो किसी भी तरह की एक्टिंग कर सकता है। जैसे बोलते हैं अनुपम खेर इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर। ओके, सो अनुपम खेर हर तरह की एक्टिंग कर सकता है। उसी तरह से पी ब्लॉक में भी हर तरह के मेंबर्स प्रेजेंट हैं। सो इट इज अ वेरी वर्सेटाइल लोकेलिटी, ठीक है। डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक सिर्फ हैवी मेटल्स इसके पास होते हैं। डी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ ओनली हैवी मेटल्स, और हैवी मेटल्स में बहुत सारे जो कि हमें पता है, कॉपर, आयरन, कैडमियम, जिंक, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड,
प्लैटिनम, पिलेडियम, ये सब मेटल्स जो हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एफ ब्लॉक इज ऑल्सो, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑल हेवी मेटल्स। एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज काफी हद तक डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी हद तक डी ब्लॉक की तरह है। सो दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ हेवी मेटल्स। सो ये मूसली का पीरियोडिक टेबल अभी पूरा हमने नहीं करा है। टुमारो वी विल अगेन राइट डाउन ऑल दीज एलिमेंट्स। आई एम गोइंग टू आस्क यू एंड ड्रॉ द पीरियोडिक टेबल इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और 2 हमने याद कर लिए, अब हमने नेक्स्ट अगले उस पे हम 4 याद करेंगे, राइट? क्लियर हो गया?